बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आपका दुख, आपकी जो डिसअपॉइंटमेंट है जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पे थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई होगी, लेकिन ये वो सदमा है जो पाकिस्तानी कौम फ़िलहाल भूलने को तैयार नहीं है। आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो ऐसे लगता है कि बेचारे बहुत ही दुखी चल रहे हैं। जाहिर है दुखी होने वाली बात भी है और ये दुख की बात भी थी, बट स्टिल एक दिन गुजर गया। आई होप कि ये सदमा या ये जो डिसअपॉइंटमेंट है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी टाइम के साथ साथ। और फिर जिन लोगों की मैं ट्वीट्स या स्टेटसेस देख रही थी कि जी हम अब पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये हमारा आखिरी फ़ैसला है, ये है वो है, वो एट द एंड ऑफ द डे फिर हम वो ही कौम है जो बैठ के उन्हीं सियासतदानों को वोट देते हैं। तो फिर हम कैसे अपनी एक ऐसी इंटरटेनमेंट जिस पे मुझे लगता है पूरी कौम आपस में कनेक्टेड रहती है, क्रिकेट, उसको देखना छोड़ सकते हैं। इतनी दफ़ा हम डिसअपॉइंट होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम उसी टीवी स्क्रीन्स के आगे बैठते हैं, उसी तरह से अपने प्लेयर्स को जो कहने मोटिवेट करते हैं, बैकअप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये टाइम के साथ से चलती रहती है। कल मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि अब टीम में एक बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी सर्जरी जो है ये क्या होगी, सॉरी मेरा अखबार आया तो मैंने कहा मैं पकड़ लूँ ऑन एयर माजरत के साथ। अच्छा जी, तो वो सर्जरी जो है वो क्या होगी, किस तरह से करेंगे वो सर्जरी, ये तो बताएंगे जी। लेकिन दूसरी जानिब कल इंडिया के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया था नरेंद्र मोदी साहब के लिए, प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब हैं, तो उनके जवाब में जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट के ज़रिए शुक्रिया जो है अदा किया है। और ये जो प्यार भरे पैगामात हैं इनका तबादला हुआ है कल, इस पे भी हम बात करेंगे। उसके अलावा जो सियासी जो कह लें घन चक्कर है उसके अंदर क्या ट्विस्ट टर्न्स आ रहे हैं, और चीफ जस्टिस की जानिब से जी इमरान खान को सियासी जमातों से मुज़ाकरात के मशवरे पर जो बानी पीटीआई है उन्होंने मादगी का इजहार किया है और इस हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखने का भी फैसला किया है, जिसका मतन उन्होंने नोट करवा दिया है। और इन्फॉर्मेशन तो यही है ज़राए के मुताबिक कि ख़त में जो सियासी और माशी सूरत हाल है इसके हवाले से बात की जाएगी, मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसको कम करने के हवाले से हवाला दिया जाएगा। और ख़त में इंतखाबी मैंडेट हो और पीटीआई रहनुमा वर्कर्स के ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं उसका फेयर ट्रायल का मुतालबा भी किया जाएगा इस ख़त के मतन के अंदर, जबकि लीगल कमेटी बानी चेयरमैन के जो ख़त है उसको एक हतमी शक्ल देगी। इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जून में एक टॉपिक जो मुझे लगता है रोज़ डिस्कस होना चाहिए वो है बजट, तो बजट के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया अरमला, और पब्लिक न्यूज़ के नाजरीन के लिए अस्सलाम वालेकुम, और बहुत ही सबको सुबह खैर, और आपको भी बहुत सुबह खैर। थैंक यू सो मच जावेद साहब। आपको मैं पॉलिटिकल डिस्कशन की जानिब लाने से पहले एज अ क्रिकेट फ़ैन मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपकी डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी कम हुई है जो इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम को है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की? अरवला यकीनन डिसअपॉइंटमेंट तो थी उस दिन, क्योंकि मैं ख़ुद क्रिकेट खेलने वाला बंदा हूँ और अपनी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के ज़माने में भी क्रिकेट खेलता रहा हूँ और अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ। तो मुझे तो ज़्यादा मेरी कमिटमेंट, मेरा शौक़ और जो खेल से लगाव है वो बहुत ज़्यादा है। और फिर जिस दिन मैच था उस रात को जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो जब मेरा प्रोग्राम था रात 11 से 12 बजे, तो उस वक्त तक तो पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत बेहतर थी, तो हमने बहुत एंजॉय किया। लेकिन फिर अगले घंटे में ज़ाहिर है हमें मायूस होना पड़ा। बिल्कुल ठीक है, मायूसी थी, लेकिन हमें आगे निकलना है, आगे बढ़ना है और इस टूर्नामेंट को खेलना है। पूरी पाकिस्तानी कौम को अपनी टीम के साथ खड़ा होना है, उनको इनकरेज करना है ताकि हम आगे बढ़ें और इस टूर्नामेंट के अंदर हम कम बैक करने की कोशिश करें। चलें, होपफुली आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, दो कि इट्स अ गुड थिंग। हम थोड़े जज्बाती लोग हैं, हम बहुत जज्बाती हो जाते हैं। आपने बहुत ऑप्टिमिस्टिक होके जवाब दिया, बट स्टिल क्रिकेट असल में है ही गेम ऐसी है, खेल ही ऐसा है कि पूरी कौम इससे बहुत प्यार भी करती है और बड़े
लोग जो हैं वो इसके लिए बहुत दर्द भी रखते हैं। तो मेरे ख्याल में इसके सिवा हमारे पास अब कोई चारा है भी नहीं You're so right. जो जिन जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्म नहीं किया अब वो परफॉर्म करें। या हमारे पास कोई और चारा नहीं है, बात यही है। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो आप ज़रा सियासी परफॉर्मेंस पे भी आते हैं जावेद साहब। तहरीक इंसाफ जो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होती और बार बार मुख्तलिफ जगहों पे बात की जाती है, उनको कहा भी जाता है, अब इमरान खान साहब ने बिलाखिर इस हवाले से आमादगी का इजहार किया है कि जी हम मुज़ाकरात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा जाएगा। क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं अब चूँकि हुकूमत के लिए भी एक चैलेंज होगा या एक इम्तिहान होगा कि किस तरह से वो इस सारे प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं? अरमला, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की ये बड़ी एक खुशकिस्मती है कि उनको जो हुकूमत मिली है वो ये जो मौजूदा एक सेटअप है वो इसकी शक्ल में उनको एक हुकूमत मिली है। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, ये जो बड़ी सियासी जमातें हैं, पुरानी सियासी जमातें हैं, ये बड़ी मैच्योर जमातें हैं। इनको पता होता है कि जब क्राइसिस आता है तो क्राइसिस के ज़िम्मेदार लोगों को किस तरह से मैनेज किया जाता है, और फिर अगर मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम आता है तो उस अदम इस्तेहकाम को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे बेहतर करना है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत मस्बत डेवलपमेंट है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे कि जब मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब ये जब जेलों में होते थे या ये नैब के केसेस में होते थे तो इनके सामने एक ऐसी हुकूमत थी इमरान खान। ठीक है, कनेक्शन का कुछ लॉस्ट हुआ है, इससे हम दोबारा राबता करने की कोशिश करते हैं। और जावेद इकबाल साहब चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाखिर जो चीफ़ जस्टिस की जानिब से इमरान खान को सियासी जमातों से मुज़ाकरात के मशवरे पे जो आमादगी का इजहार किया गया है, डेफिनेटली जावेद साहब के मुताबिक ये बड़ी खुश आइंद डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे जो मौजूदा सेटअप है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही इसी बात की है कि ये सियासी जमातें हों या सियासी रहनुमा हों, एक पेज पर आएँ, आपस में बात करें, मुज़ाकरात करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रायोरिटी जो है वो आपका मुल्क होना चाहिए, यहाँ की आवाम होनी चाहिए, यहाँ के मसाइल होने चाहिए। और अभी जिस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने पूरा एक सिस्टम या एक सेटअप को डिस्टर्ब किया है, वो किसी न किसी हद तक उसको सॉर्ट करने की कोशिश तो एटलीस्ट करनी चाहिए। करना या ना होना या होना एक अलग कहानी है, लेकिन एक एफ़र्ट इन सियासी जमातों की तरफ से आनी चाहिए। और अब चूँकि हुकूमत भी इस हवाले से फ्लेक्सिबल है और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने ख़ुद भी कहा है कि जी वो मुज़ाकरात के हवाले से बात करेंगे। जी जावेद साहब, आपसे राबता हमारा दोबारा से हो गया, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। मैं अर्ज़ ये कर रहा था मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इमरान खान साहब को के सामने एक ऐसी हुकूमत है जो सियासी अदम इस्तेहकाम के मतलब को समझती है। मेरे ख्याल में जो उनको मशवरा दिया गया है और जिस पर उनका रद्द अमल आया है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, ये एक बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के लिए कि पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम को रोकने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना। ये जाहिर है कनेक्शन है, और इसके जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपस में एक सियासी जमातों का जो एक पेज पे आना है वो बड़ा ज़रूरी है, लेकिन दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के इस जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं उनकी जानिब से जो मशवरा है उस पर अमल दरामद होना भी एक बड़ी बात है। और जो ख़त लिखा जाएगा, जाहिर है इस वक्त मुआशी चैलेंजेस को के हवाले से कहा जा रहा है कि इस ख़त का मतन होगा। इसके साथ साथ जो PTI रहनुमा है या वर्कर हैं उनके ख़िलाफ़ जो केसेस चल रहे हैं उसका फेयर ट्रायल के हवाले से भी इस ख़त को इसके मतन में इसका हवाला दिया जाएगा। और दूसरी जानिब मंजूर वसान साहब की जानिब से एक पेशगोई आई है, उसमें कितनी हकीकत है, उन्होंने ये पेशगोई की है कि वज़ीर-ए-आज़म 3 महीनों में असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। वैसे तो यहाँ स्टेटमेंट्स कुछ भी आती है, कोई भी कुछ भी कहता है, बट स्टिल इस बात में कितनी जो कह लें एक वज़न है या कितना ये बेहतर होगा या क्या मामला होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब जी बजट को भी मैंने डिस्कस ज़रूर इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि बजट एक बहुत बड़ा जो कह लें एक एक्टिविटी है जो आपके मुल्क के अंदर होती है और इस पर पूरा साल का आपका सिस्टम रिलाई कर रहा होता है कि उस पर आपके आवाम को क्या होगा, आपकी इकॉनमी किस तरह से रिस्पॉन्स करेगी, आपके दीगर मामलात किस तरह से चलेंगे। और 4 साल बाद जी शरह सूद में 1.5% कमी तो हुई है, लेकिन जुलाई में जो महंगाई है वो बढ़ने का मज़ीद ख़तरा भी है, स्टेट बैंक ने ऐसा कहा है। जो ये तरक्याती पॉलिसी रेट जो है 20.5% हो गया है और इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन साथ साथ जी बजट के अंदर आवाम के लिए क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ तो IMF की जानिब से
एक प्रेशर है कि किस तरह से हुकूमत ने इन तमाम तर जो मौशी चैलेंजेस हैं उसको मैनेज करना है, लेकिन दूसरी जानिब आवाम को किस तरह से केटर किया जा सकता है। और कल भी जब हम इस हवाले से तज्जिया ले रहे थे तो मुख्तलिफ तज्जियाकारों का यही ख्याल है कि ये जो बजट है इसमें आवाम के लिए कुछ ऐसे पर्क्स या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अगर तो इसमें आवाम का कहीं कोई ख्याल ना किया गया, जो कि एक ऑब्वियस सूरत हाल इस कंडीशन में है कि IMF का एक बहुत बड़ा प्रेशर है और ज़ाहिर है हमारी इकॉनमी उस तरह से स्टेबल है, हम IMF के ऊपर डिपेंडेंट है। और उसके बावजूद अगर ये चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाती तो आवाम का एक रिएक्शन तो बहरहाल आएगा, क्योंकि जिस महंगाई की या जिस तरह से ओवरऑल इकॉनमी के हम मैक्रो इंडिकेटर्स की बात करें, लेकिन जब वो माइक्रो लेवल पे आते हैं तो आवाम तक जब उनका पहुँचना होता है या उसके सम्राट का पहुँचना होता है वो अभी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा है। दो कि मैक्रो लेवल पर शायद बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो भी रही होंगी, लेकिन आवाम तक उसके जो कह लें सम्राट आने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है, बल्कि इनफैक्ट बहुत ज़्यादा टाइम लगता भी है। और अभी तक तो हमें महंगाई बढ़ती हुई, बिजली बढ़ती हुई, आटा, चीनी, ये सारी चीज़ें महंगी होती हुई नज़र आ रही हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। जावेद साहब, सॉरी कनेक्शन का इशू है और आपसे हमारा बार बार राबता मुनक़ता हो रहा है, लेकिन मैं चाहूँगी आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा और साथ साथ एक सवाल भी मेरा ऐड कर लीजिएगा कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अब चूँकि ये महीना भी जून का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बजट इसमें पेश किया जाता है, पूरा साल इस पर रिलाई कर रहा होता है कि किस तरह से आवाम रिस्पॉन्ड करेगी, इकॉनमी रिस्पॉन्ड करेगी। आप बजट को लेके भी ज़रा अपना कमेंट दीजिएगा। कि एक तो बजट का भी महीना है और जाहिर है कि बजट जब भी आता है तो आवाम की जो तवक्कुआत होती हैं वो हुकूमत से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और वो जाहिर है अपने मसाइल के हल के लिए, और फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के सिलसिले में जाहिर है कि वो बहुत टची होते हैं कि हुकूमत इस किस्म के इक़दाम करे कि इन्फ्लेशन में भी कमी आए, उनकी ज़िंदगी में भी आसानी आए। हमने देखा है कि जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त यानी महंगाई तकरीबन 44% पे थी, फिर 38% पे आई। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। आपको पता है बड़ी ईद आने वाली है और ऐसे में इस ईद पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो हॉट टॉपिक होता है ईद के हवाले से मवेशी ख़रीदना और मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल होती है। इस पे हमने सोचा कि आज मुख्तलिफ नुमाइंदगान से आपसे जाना जाए कि क्या सूरत हाल है, चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और मवेशी मंडियों में रश किस तरह से है, लोग किस जानवर ख़रीद भी रहे हैं तो उन्हें क्या चैलेंजेस है। इसी पे इस्लामाबाद से जी हम देख लेते हैं क्या अपडेट है जी। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया की हदायत पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मवेशी मंडी बाटा चौक पर जो है वो सज चुकी है। अब तक 1000 से ज़ायद जानवर जो हैं वो यहाँ पर लाए जा चुके हैं और यहाँ पर जैसे ही जानवरों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ, साथ ही शहरी जो हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। सेल्फियाँ बनाने वालों की एक बड़ी तादाद है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। पहले ये बताइएगा कहाँ से आए हैं और अभी तक कौन कौन से जानवर आपने देखे यहाँ पे? मैं शौक़ रखता हूँ बड़े जानवर का, बैलों का। तो मंडी जैसे कल से लग चुकी है और मैं सुबह से आया हूँ। जैसे गेट से एंटर हो तो आपको चारों तरफ जानवर ही जानवर नज़र आ रहे हैं और वो आपको ऐसा लग रहा है कि 1000 या 1000 से ज़ायद ही है, कम तो जानवर है ही नहीं इस टाइम मौजूद मंडी में। अच्छा मुझे बताएं, इंतज़ामिया ये कह रही है कि आपने कांगो वायरस से खुद को बचाने के लिए अपने साथ जो फैमिली मेम्बरान हैं, जो बच्चे हैं स्पेशली, उनको बचाने के लिए आपने हिफाजती इक़दाम जो हैं वो लाजमी कर रहे हैं, लेकिन आपने ना मास्क पहना हुआ है ना ग्लव्स पहने हुए हैं। क्या मैं अपना सारे सेफ्टी इक्विपमेंट साथ लेके आया हूँ। जस्ट लाइक जैसे मेरा मास्क भी मेरे पास है, मैंने खुद उतारा है मास्क। गर्मी की काफ़ी ज़्यादा शिद्दत है, मैं छाँव में खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया, ये आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी है। एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये बताएं कहाँ से आए हैं और गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल इंतज़ामात कैसे हैं? पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई बढ़ गई है, मतलब चारे का रेट ज़्यादा पहले से और ये जो एंट्री फीस है वो भी फी जानवर की ज़्यादा ले रहे हैं। अच्छा ये बताएं कम से कम क्या कीमत है और ज़्यादा से ज़्यादा मंडी के अंदर क्या कीमत है? कम से कम जो फ़रोख्त कीमत है वो 2 लाख से शुरू होती है और मतलब 18-15 लाख तक जाती है। तो ये बताएं जानवर आप लेकर आ गए हैं, कांगो वायरस का भी ख़तरा है क्योंकि शहरी आएंगे, बच्चे आएंगे, वो सेल्फियाँ बनाएंगे इनके साथ। जो जानवर आप लेकर आए हैं, इन जानवरों को महकमा सेहत रावलपिंडी की किसी टीम ने चेक किया है? चेक करने के बाद आने दिए? सर
चेक तो किया है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है और चेक करते हैं सेहत वाले, मतलब देखते हैं। जी आपने गुफ्तगू सुनी है, जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि वो जंग से यहाँ पर आए हैं और इस वक्त बड़ी तादाद में जानवर रावलपिंडी और इस्लामाबाद जुड़वा शहर है, इनकी सबसे बड़ी मवेशी मंडी के अंदर इस वक्त 1000 जानवर यहाँ पर लाए जा चुके हैं। इससे पहले जो एडवाइजरी जारी की गई है शहरियों के लिए, उसमें यह कहा गया कि शहरी जो हैं कांगो वायरस के हवाले से अपने आप को बचाने के हवाले से तमाम तर इंतजामात करें और ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनको मंडी लाने से भी गुरेज करें। तो ये सारी सूरत हाल थी इस बाटा चौक मंडी की, जो हमने आपको यहाँ से रिपोर्ट की। और अब चूँकि ये मंडियाँ सजना शुरू हो चुकी हैं, जैसे जैसे जानवर इस मंडी में आएंगे शहरियों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर ख़रीदारी के हुसूल के लिए जो है वो आना शुरू हो जाएगी। जी थैंक यू वेरी मच उस्मान मुगल, बहुत शुक्रिया कि आप इस्लामाबाद से हमें रिपोर्ट करते। जी कराची में भी जो मवेशी मंडी है वो सज गई है और कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी के लिए शहरियों को बहुत दूर भी जाना पड़ता है। वहाँ की मवेशी मंडियों में ख़रीदारी शुरू हुई है या नहीं, इसी हवाले से मुजम्मिल फिरोजी हमें बता रहे हैं। जी मुजम्मिल। गुड मॉर्निंग अरमला, आपने पाकिस्तान की दूसरी मंडियाँ दिखाई हैं और आज हम आपको दिखाएंगे एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो 1000 एकड़ रकबे पर मुहित है, जहाँ पर 20 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, जिसमें से 4 वीआईपी ब्लॉक हैं। उन 4 वीआईपी ब्लॉक में पाकिस्तान के महंगे तरीन जानवर मौजूद है। वहाँ पर किस तरह से सौदे हो रहे हैं, कौन जानवर कितने में ख़रीद रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है एक स्टॉल पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि 20 बड़े ब्लॉक्स बनाए गए हैं, एक ब्लॉक में मौजूद है। यहाँ पर जो है कुछ लोग जो हैं वो ख़रीदारी की कोशिश कर रहे हैं, गो के ग्राहक जो हैं वो मौजूद नहीं जिस तरह से होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे एक जगह सौदा हो रहा है। मुझसे बोलते हैं, हाँ भाई आपका सौदा हो गया अभी या हो रहा है? हो रहा है। अच्छा, तो फिर क्या मांग रहे हैं, आपकी क्या डिमांड है? भाई से तो मैंने 3,20,000 मांगे थे। अच्छा, मैंने चलो भाई अच्छे दोस्त है, मैंने बोला आपके लिए चाहिए भाई को, मतलब 3 लाख का आपके लिए हो जाएगा। तो आपने क्या लगाया? मैंने 2.5 लगाए इसके। 2.5 लगाए। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक जो सौदा हो रहा है बड़ा खूबसूरत जानवर है। मेरे कैमरामैन इशफाक अगर आपको दिखाएं, माशाल्लाह बड़ा जानवर, भारी जानवर है। और इसके इन्होंने व्यापारी जो है वो 3 लाख रुपये मांग रहा है और जो खरीदार है उन्होंने 2.5 लाख रुपये लगाए। अब हम कोशिश करते हैं कि इनका सौदा बन जाए। तो देखें व्यापारी साहब, आप बताइएगा भाई ये कितने तक में आप दे देंगे इनको जानवर? बस भाई को मैंने 3 लाख फाइनल बोले, मैंने देने वाली बात करी है। मैंने भाई को बोला चलो आप आए हो इतनी दूर से गर्मी के अंदर, आप ले जाओ 3 लाख। बताइएगा आपको जानवर पसंद आ गया? जानवर तो माशाल्लाह पसंद आया, लेकिन वो रेट वाली की बात करें तो तब है ना, वो जानवर खूबसूरत है माशाल्लाह, पर रेटों में थोड़ा कमी पेशी होती है। कितने में लेना चाह रहे हैं? हमारी तो 2.5 लगा दिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेंगे। अच्छा देखिए, अभी जो कस्टमर यहाँ पर मौजूद है मंडी में, उन्होंने इस जानवर के 2.5 लाख रुपए तो लगा दिए हैं, मगर व्यापारी साहब जो है वो देने के मूड में ही लग रहे हैं। तो कोशिश करते हैं कि इनका सौदा बन जाए। अगर देखें जी, इधर आइए, आप इधर आइए। चलो आपके लिए भाई के लिए मोहब्बत है, 2,90,000 का हो जाएगा। इसके अंदर हमारे को ऐसे ही बच रहे हैं 10-15 हज़ार बचेंगे बस इसके अंदर। वो जो व्यापारी हैं वो 2,90,000 पर आ गए। आप बताएं कस्टमर, आप क्या कह रहे हैं, क्या कितने में लेंगे? इससे मैं 2.80 दूंगा। 2.80 देंगे? 2.80 और 2.90। अच्छा देखिए सामीन, इस वक्त जो है ना 10,000 रुपये का फ़र्क रह गया है। तो हम कुछ कोशिश करते हैं कि इनका सौदा बन जाए कि 2.90 और 2.80 पे। व्यापारी जो है वो 2.90 मांग रहा है और जो कस्टमर है वो 2.80 देने को राज़ी है। तो मैं आपको एक मशवरा दूं भाई, इनको अगर आप सौदा करें, कराची वालों की दुआएं लें, तो 2.85 में सौदा कर लें, अच्छा हो जाएगा आपके लिए भी और ये भी लेके चले जाएंगे जानवर। क्या कहते हैं आप? आपकी इसमें रजामंदी, आप खुश हो सारे भाई, तो मैं भी खुश हूँ, आपकी खुशी है। चले भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। ये 2.85 में जो है ये सौदा हो गया यहाँ पर। भाईजान 2.85 डन है? फिर 2.85 डन है भाई, रसीन को पकड़ा दो। 2.85 जो है वो सौदा हो गया है। बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए ये अरमला, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त शहर कराची वाले जो है ना वो बड़े बहुत दिल वाले हैं। वो ख़रीदना चाहते हैं, अगर जानवर उनको उनकी मर्ज़ी का मिल जाए, जानवर पसंद आ जाए तो वो ज़रूर ख़रीद लेते हैं। अब ये सौदा जो है देखें 3.10 से शुरू हुआ था और ये जानवर जो है वो 2.85 में जा रहा है। जी जानवर, क्या बात है, मुजम्मिल ने खड़े खड़े एक ग्राहक को सौदा भी दिलवा दिया, मतलब जानवर भी खरीद लिया। इंटरेस्टिंग दिया। अच्छा जी, लाहौर में आपको पता है वैसे भी अगर आप कुर्बानी के लिए कोई जानवर या मवेशी लेकर आते हैं तो बड़ा रिवाज होता है, लोग पहले उसको प्रॉपर तैयार करते हैं, फिर उसके मुख्तलिफ नाम रखे जाते हैं। तो लाहौर की मवेशी मंडी में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, मुख्तलिफ मवेशियों के मुख्तलिफ नाम हैं और उनको किस तरह से तैयार करके वो मंडियों के अंदर लेकर आए हैं। इसी हवाले से जी हमारे नुमाइंदे जो हैं हाफिज़ उस्मान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी हाफिज़ नुमान। मॉर्निंग, ईद कुर्बान की आमद है, तो ईद से कबल लाहौर में मवेशी मंडियां भी सज चुकी हैं। इस वक्त मैं लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हूं। यहां पर बबलू, शेरू और सुल्तान आज़म के खूब चर्चे हैं। इनको साल भर क्या खिलाया गया है और इनको कैसे पाला गया है, आइए आपको दिखाते हैं।
जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ बबलू और शेरू के साथ। मेरे इस जानिब बबलू है और मेरे दूसरी जानिब शेरू है। इनको साल भर क्या खिलाया पिलाया गया है और उनकी कैसे खिदमत की गई है, इस वक्त मेरे साथ उनके ऑनर भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इनकी कीमत क्या है और इनको क्या खिलाया पिलाया गया है। जी आप बताइएगा कि बबलू और शेरू को क्या खिलाया पिलाया गया है, उनकी कीमत क्या है, कितना गाहक आ रहा है इनको लेने, क्या कीमत है इसकी? जी बबलू की कीमत 22 लाख रुपए मांग रहे हैं। अभी जो कस्टमर के जो हालात हैं या व्यापारी के हालात हैं वो बहुत डाउन चल रहे हैं। हर बंदा परेशान है। भी व्यापारी कहता है हमें अच्छे मोल में बेचें, कस्टमर कहता है ये पोले मोल में मिल जाए जो हम अच्छी कुर्बानी करें। ये परेशानी दोनों तरफ से चल रही है। इस तो साल भर हम फीड खिलाते हैं, नाल मक्खन दूध ये चीज़ें भी खिलाते हैं। जी आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि इनका रेट सुन के जो गाहक हैं वो दूर से ही वापस चले जाते हैं। तो इनको साल भर इनकी खिदमत की गई है, दूध दही मक्खन के साथ इनकी साल भर तवाना की गई है। तो इनका रेट सुनकर गाहक दूर से ही वापस मुड़ जाता है। बबलू और शेरू आपने देखे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बकरों के सुल्तान सुल्तान आज़म के पास। मंडी में सबसे बड़ा बकरा और इसके क्या रेट हैं, साल भर इसको क्या खिलाया पिलाया गया है, कैसे इसकी तवाना की गई है, जानते हैं। जी आप बताइएगा साल भर इसको क्या खिलाया पिलाया गया और कैसे इसकी तवाना की गई और क्या रेट है इसका? इसकी खुराकें इतनी याद भी नहीं रहती जो इसे दी जाती हैं। मक्खन घी दिया जाता है, दूध के साथ जब छोटे होते हैं इन्हें पाला जाता है, खल दाना चोकर तूड़ी बहुत खर्चा होता है इनका। यहाँ जब शाहपुर कांजना में आए हैं यहाँ रेट भी बहुत कम लगाते हैं। अच्छा तो नाजरीन इस वक्त मेरे साथ बकरा तो मौजूद है ही, बकरे को लेने आने के लिए जो गाहक हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। जी आप बताइएगा, ये तो बड़ा महंगा बकरा बता रहे हैं, तो आप क्या रेट कहते हैं इस वक्त? मैं इनसे रेट पूछता हूँ ये कितने तक देते हैं, फिर इनसे बात करते हैं। अच्छा जी बताइएगा, गाहक आपके पास है, कितना रेट? 170 कह रहे हैं। 170 कह रहे हैं? नहीं ये 170 तो ज़्यादा है, ज़्यादा मांग रहे हैं। तो आप कितना कहते हैं इसका? मेरे हिसाब से ये है 130 का, 135 का। 130 135 तक आप? नहीं छोटा नहीं मिलता। यकीन मानिए मनियारी पर चले जाएं तो कौन सिलों वाले नहीं देते हैं। बहुत महंगे मनियारियाँ हो चुके हैं, ये तो फिर भी जानवर है। अच्छा तो अब तो आपका रेट नहीं बना, क्या करेंगे आप? नहीं रेट अगर ये बात करेंगे तो रेट बन जाएगा। करीबन पास ही हमारा रेट, मैं 2000 इसे और दे देता हूँ। अच्छा तो ये तो कह रहे हैं कि मार्केट में सबसे बड़ा बकरा ये है, सुल्तान आज़म इसको कहते हैं। नहीं इससे भी बड़े बड़े खड़े हुए हैं। ये तो नहीं उस साइज़ का नहीं बकरा, इससे भी बड़े खड़े हुए हैं बकरे। हाँ अच्छा क्या कहते हैं? अब तो आपका रेट नहीं बना, क्या कहेंगे आप? 160 का ले जाए। 160 कह रहे हैं अब वो। मैं 140 कहता हूँ इसे। तो नाजरीन आपने बाव ताव भी सुने। मेरे साथ सुल्तान आज़म बकरों का सुल्तान जिसको कहते हैं वो मौजूद था। आपने भाव ताव भी सुने। दूध मक्खन और दही के साथ उनकी तवाना की जाती है और रेट जो हैं वो भी आपने सुने। जी मैं मौजूद था शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में। मंडी के क्या हालात थे और यहाँ पर क्या जानवरों के रेट हैं वो भी आपको दिखाए और बबलू और शेरू के चर्चे भी आपको दिखाए। मवेशी मंडी में गाहक जो हैं वो ना होने के बराबर हैं और जो व्यापारी हैं वो भी गाहक ना होने का शिकवा करते दिखाई देते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। हाफिज़ उस्मान हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर की मवेशी मंडी से बबलू और शेरू से मुलाकात करवा रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आपकी हेल्थ फिटनेस की हम बार बार बात भी करते हैं, बहुत ज़रूरी भी है। योगा को आज हम डिस्कस करेंगे कि योगा बेसिकली कितना इम्पॉर्टेंट है और आपकी बॉडी हो, सोल हो, उसको किस तरह से ये कह लें अच्छा उस पर एक असर डालता है। सो एक्सरसाइज को लेकर या लाइफस्टाइल के अंदर इस तरह की चीज़ों को शामिल करने के हवाले से हम थोड़े चोर होते हैं समटाइम्स ना। हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती। सो इज़ योगा अ कंप्लीट एक्सरसाइज, या आपकी अगर आप ज़िंदगी में या रूटीन के अंदर योगा को शामिल कर लेते हैं तो क्या ये आपकी
एक्सरसाइज वाला जो मामला है उसको सॉर्ट कर देता है? ये सारे सवाल आते हैं जो बहुत सारे लोगों के जहन में होते हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ उस्वा अमजद मौजूद है। यो योगी के नाम से इनका इंस्टाग्राम हैंडल है और यहाँ पे इनकी एक वीडियो थी इसमें बहुत ये वायरल भी हुई। वो वीडियो क्या थी वो भी हम बात करेंगे, लेकिन चूँकि आज योगा को हम डिस्कस कर रहे हैं, शी इज़ अ योगा इंस्ट्रक्टर और ये योगा कराती भी हैं लोगों को, इंस्ट्रक्टर भी हैं। सो आज हम इनसे जानेंगे कि योगा की इफादियत क्या है। वेलकम टू द शो उस्वा, कैसी हैं आप? उस्वा, सबसे पहले तो योगा के हवाले से बताएं कितना इम्पोर्टेंट है और क्या हम इसको एक्सरसाइज के ऑल्टरनेट पे कंसिडर कर सकते हैं? मतलब टेक्निकली इट्स अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, क्योंकि कुछ जो ट्रेडिशनल गुरुज हैं वो कहते हैं कि इसको खाली आसन जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है उसके तौर पे लेना इज़ टू रिड्यूस इट टू जस्ट एक्सरसाइज, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत प्रोफाउंड होते हैं एंड दे गो बियॉन्ड एक्सरसाइज। बिकॉज जो मेन एम है वो एक्चुअली साधना में बैठना है, विच इज़ बेसिकली निर्वाणा रीच करना है। सिटिंग, आई थिंक हाउ यू कैन पुट इट इज योगा इज़ योर टूल टू मेक द बॉडी लाइक अ वेल ट्रेन्ड डॉग। ठीक है कि जब आप चाहें तो आप इसको कहें कि सिट एंड देन यू कैन सिट फॉर 4 hours 5 hours और ये आपको तंग ना करे। यहाँ पे आप कुछ ना कर रहे हो और मतलब वो होता है कॉन्स्टेंटली और गेटिंग एंक्शियस कि अच्छा अब यहाँ से कुछ थॉट आ रही है और समथिंग। सो it's basically to calm the mind and the body so you can आप सुकून से बैठ सकें for like a good amount of time। ज़बरदस्त। वैसे नॉर्मली हाँ ये लोगों को प्रॉब्लम होता है कि हम 1 घंटा क्या हम 20-30 मिनट्स बैठे। You can't and that's the hardest thing, that's the इसलिए कहते हैं जो सबसे hardest pose जो योगा में है, that's actually the last one we do, it's corpse pose, जिसमें आपने सिर्फ लेट जाना होता है and literally just pretend you're a dead body and that's the hardest because we have so much anxiety these days, you can't even sit still। Exactly, हमें तो हर वक्त हाथ पाँव कुछ से कुछ हिल रहा होता है। मुझे तो वाकई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे लोगों को होता है कि वो आराम से नहीं बैठ सकते और आई एम वन ऑफ दोज। तो मुझे लगता है कि ये आपको काम भी करता है योगा। So I actually came to yoga for the mental health benefits because one of the hazards of being skinny all your life is that आप कभी fitness की तरफ आते नहीं, you don't really think of what we कि आपको हाँ ज़रूरत है। Exactly, and ये एक अच्छी बात है कि if you easily gain weight बचपन से तो एक फ़ायदा भी होता है इसका कि you know what exercises you've had to probably किसी ने आपको at some point कहा होगा जिम जाओ। But I was going through like one of my longest depressive periods that I've had. It was lasted like a year and I came out of it through yoga। Oh wow! I know people use other fitness methods as well, and as far as I know the best way to get out of depression is to connect with your body, come out of the mind and come into the body। and you can do that through anything, you can do it through dance, you could do it through any physical modality। जिम जाएं बेशक, बस जिम जाएं, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए तभी आपकी बॉडी भी अच्छी होगी। तो आज आप हमें उस वक्त क्या बताने वाली है, कौन से ऐसे आसन हैं जो लोग घर पे कर सकते हैं और उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके हवाले से भी? I've chosen 5 जो मुझे लगता है कि बहुत बेसिक हैं and if someone can do them every day it kind of encompasses everything that you'll need for like physical fitness in your entire body। lovely हाँ ठीक है। तो हमें प्लीज़ जरूर करके दिखा दें उस वक्त, चूँकि हमें थोड़ा सा आसन को लेकर बताएंगी कि क्या क्या आप कर सकते हैं और ओवरऑल आपकी फिटनेस या हेल्थ के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। जी उस वक्त आप साथ साथ खुद एक्सप्लेन कर दीजिएगा। So the first one we have is Malasan। इसमें you want your toes pointing out 45 degrees। You want to come and sit down so that you have your knees open। Now यहीं पे starting out this is so hard because a lot of people won't even be able to, especially like old people and हालांकि ये सबसे traditional है। आपने अगर घर पे अपनी मासी को देखा होगा झाड़ू फेरते हुए मतलब ओरिजिनली हमारे सारे जितना भी लाइफस्टाइल था ना इट वाज ऑल क्लोज टू द ग्राउंड। फिर गोरे आए, उन्होंने हमें कहा नहीं नहीं आप चेयर पे बैठा करें, सोफे बैठा करें, तो फिर हमें भूल गया कि ये सबसे हेल्दी वे है बेसिकली बैठने का। बिकॉज इफ़ यू आर एबल टू सिट ऑन द ग्राउंड, आपने देखा होगा बच्चों के साथ भी फिर प्लेइंग सबसे पहली चीज़ आप वो प्ले पेन सेटअप करते हैं एंड इट्स ऑलवेज लिविंग क्लोज टू द अर्थ। सो इसके पीछे बहुत डीप विजडम है दैट how can you live close to the earth easily so that your hips are open and mobile। I had a friend who actually had an injury by sitting, desk job थी उसकी and he sat like 9 घंटे उसको चेयर पे बैठना पड़ता था कंप्यूटर के सामने। He developed a spinal injury from just sitting। So sitting कहते हैं is the new smoking। और ये आपके postures भी बहुत अच्छे हो जाते हैं अगर आप yes with this also। So sitting is really bad for health, it's almost like smoking a cigarette। बेसिकली सोफे पे बैठना जिस तरह ज़मीन पे अगर आप बैठ सकते हैं। सो दिस इज़ योर टोज आउट 45 डिग्रीज, लेट योर नीज कम अप टू द स्काई। राइट एल्बो से मैं राइट नी को पुश करूँगी टुवर्ड्स द
outside. Left elbow se left knee ko, bring your hands together. And maybe move around one leg, other leg until you're completely nice and comfortable. ये Keep the देखने में spine straight. बहुत आसान लग रहा है बट ये बहुत मुश्किल होगा बिकॉज उस्मा इज यूज्ड टू इट बट आम लोगों के लिए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट I just have some modification. कुछ लोगों के दो चीज़ें मसले होते हैं. You either can't get your ankles to the ground. If Yeah. this happens, just put something under the ankles. Cushion भी Okay. हो सकता है या मैं मैट को रोल अप करके इसके ऊपर अपनी एड़ियों को इस तरह सहारा दे सकती ओके हूँ. ओके So this is one way you can do this. जबरदस्त. Another pose very basic that हर कोई करता है from martial arts से लेके every fitness gym में भी हम करते हैं after to cool down and kind of. So this is called cobbler. इसको हम bowed angle भी कहते हैं. You have your feet together, outer edges touching, and the inner edge of your foot is up towards the sky. So इसमें आपने usually हम ये mistake करते हैं keep the feet glued together. That's not what you want. You want to open the hips out. Keep the butt rolled back. So इसमें pelvic tilt बहुत important है. Let me show you the side angle. इसमें अगर हम यूँ कोब निकाल के बैठेंगे, I'm sitting on my tailbone. That's not good. You want to get an interior pelvic tilt. Keep the butt out. You can also roll over the butt to do this. ओके And then keep the spine super straight. ठीक हो गया. So ये नहीं करना, हंस नहीं करना. अब Chest इसमें out, belly postures out. इतने इम्पोर्टेंट हैं बट नॉर्मली जब लोग कर रहे होते हैं दे डोंट हैव एन आइडिया कि उनके postures ख़राब भी हो सकते हैं इस एक्सरसाइज की वजह से. It's the tiny cues that matter a Yeah. lot. पता है like लग रहा होगा आपको मैं पोज सही कर रहा हूँ लेकिन it's the tiny things कि नहीं अच्छा ये चीज़. हाँ. Headstand में भी ये छोटी चीज़ें ही होती हैं कि आपने देखना कहाँ पे है. You know where your gaze is. It's these tiny things that और हमें तो रियलाइज नहीं होता हम एक्सरसाइज करते हुए कभी कहीं देख रहे होते हैं कभी कहीं Yes, देख रहे होते yeah, हैं. yeah, You're so yeah, right. exactly. Okay. Another one I have for you is forward fold. Yes. So सबसे बड़ा जो मैंने लोगों को गलत करते देखा है क्योंकि सारे लोग touching the toes हर कोई करता है. You know when you do this in the morning. Yeah. So this is really I wrong. can't even touch my toes. I'm so sorry. That also. So that's the thing. It doesn't have to be a toe touching thing. एक तो ये गलत है first of all because if you're rounding the back मैं उल्टा कोब ज़्यादा निकाल रही हूँ. So if you look at my side angle from here, Yeah. you're getting a rounded back. What you want to do instead is take the pelvic again, tilt out, take the butt out, take the belly out, take the chest out. So मैं बहुत belly को thigh के साथ लेके आ रही हूँ. Your knees can be nice and soft and bent here. So you want to bring the torso. Also, you are the over first the instructor जो कह रही है अपनी knees bend कर सकते हैं because Exactly. every इसके ऊपर single controversy है. instructor tells you that you can't bend your knees. So there's some controversy over this. I had मेरी अपनी बहन के साथ भी she's learned also from a classical teacher. She says that in classical yoga you keep your knees locked. Okay. लेकिन मैंने जहाँ तक 99% of the sources that I've consulted, it's always and how I was taught. I was also trained in Nepal, very classical. Wow. उनकी भी PhD थी yoga में and everything. So it's I'm also coming from a classical perspective, but लोगों के आप notice करेंगी vary करते हैं. Even doctors के diagnosis भी vary हाँ, करते हैं. I agree. So Yeah. see what feels good in the body. We always say in yoga, see what feels good in your body. But what I know is that we keep the knees bent so that you can access the ठीक hamstring है. stretch. ठीक है. The reason we do this is posterior chain of muscles connected होते हैं. So from your heel to the back of your head, ये सारी जो आपकी skin है, this is one chain. Okay. In order to keep my back straight, I have to not compromise on the straightness of the legs ताकि मेरी legs bent हो जाएं लेकिन spine bent ना हो. Spine bend now. अगर मैं leg straight रखूंगी spine curve हो जाएगी. ठीक है. So आपने कहीं से वो गुंजाइश निकालनी है and we always say legs को कर लें. Legs को करना है. compromise. ठीक है. So think of this as your forward fold. अब यहाँ से now when it starts getting easy, this is where you start straightening the legs. So think of it. हम ये नहीं कह रहे leg straighten ना करें. हम कह रहे हैं leg straight को पहली priority ना बनाएं. Back straight is always your first ठीक है. priority. ठीक है. Makes That's sense. how जबरदस्त. we usually teach it. ठीक हो गया. We have one last one जो down dog जिसको हम कहते हैं bread and butter of yoga. Down dog आपने सुना होगा. Down dog is like everyone uses Everyone this. does that. So for down dog you want to first use the हाथ की एड़ी जो होती है जिसको हम कहते हैं heel of the hand. Pushing it down powerfully into the ground. हाथ को यूं करके आपने छोटा सा weak सा हाथ नहीं रखना. Very nice and ठीक है. powerful. Grabbing this big ball under your hands. It's called the earth. बहुत Oh, बड़ा wow. ball है. And then from here we're Start going doing to it. Okay. start stretching the hamstring out. अब शुरू में this seems really easy to look at, but it's actually really hard. Most people can't do this. So अगर यही आप pose ठीक हर है. रोज कर लें, उस this समय is- पास 30 seconds है मैं चाहूँगी आप इसको wind up भी कर लो. ठीक है, Okay. enough of a challenge. From here शुरू में you can keep your knees soft.
eventually start straightening the legs, like we say. ओके, दैट्स अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच उस्मा। बहुत टेक्निकलिटीज़ के साथ उस्मा ने बताया है कि किस तरह से आप योगा कर सकते हैं। कुछ ऐसे पॉस्चर्स हैं जो आम जिंदगी में बहुत गलत कर रहे होते हैं, तो उन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना ज़रूर। हम कोशिश करेंगे कि उस्मा को ऑन एंड ऑफ बुलाते रहें ताकि योगा के हवाले से जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच उस्मा, बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम के बिल्कुल इख्तितामी मराहिल के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं, लेकिन बहुत दिनों से हमने म्यूज़िक नहीं सुना था, और म्यूज़िक के बगैर सुबह सुबह अच्छा म्यूज़िक सुनने को मिले, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आज हमने आपकी मुलाकात एक बहुत ही सुरीली सिंगर से करानी है। चूँकि मेरा इत्तेफाक हुआ है इनको पहले भी सुनने का, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत सुरीला गाती हैं, और इनकी जो गाने का जॉनरा है वो बड़ा अच्छा है। सेमी क्लासिकल गाती हैं, क्लासिकल गाती हैं, GCU की स्टूडेंट है गवर्नमेंट कॉलेज की, और इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ मेडल्स जीत चुकी हैं, और इनसे इनकी अचीवमेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे, और आज हम इनसे कुछ गाने भी सुनेंगे। मरियम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। मरियम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मरियम बहुत धीमा बोलती है। मरियम आप गाती भी इतना ही धीमा है ना? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इतना धीमा नहीं बोलती ऑब्वियसली लेकिन क्योंकि आप सिंगर हैं तो हाँ थोड़ा करना पड़ता है। अच्छा मुझे बताएं कब से आपका ये म्यूज़िकल जर्नी स्टार्ट हुआ? और अभी हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे थे, आप म्यूज़िक सोसाइटी को भी हेड कर रही है, उसके साथ साथ दीगर चीज़ों के हवाले से भी बताएं थोड़ा सा हमारे देखने वालों को। मैं बचपन से ही गाने का शौक़ है मुझे, और मेरी मामा मुझे बहुत बकअप करती हैं इस सिलसिले में। और फिर उसके बाद कॉलेज तक ऐसा कोई इतना प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आने के बाद म्यूज़िक सोसाइटी में, अब तो मैं प्रेसिडेंट हूँ म्यूज़िक सोसाइटी की, तो ये अभी आई एम एट द एंड ऑफ माई ग्रेजुएशन। तो इन 4 सालों में बहुत कुछ सीखा, और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने का प्लेटफॉर्म भी मिला, शोकेस करने का भी प्लेटफॉर्म मिला, तो आई एम रियली थैंकफुल। ज़बरदस्त। तो अपने म्यूज़िक के हवाले से बताएं, किस तरह का म्यूज़िक ज़्यादा गाती हैं, पसंद करती हैं, किसको सुनती हैं? मेरा चूँकि टेम्परामेंट थोड़ा सा धीमा है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर सॉफ्ट मेलोडीज़, मैडम नूरजहाँ की सॉफ्ट मेलोडीज़, लता जी को सुनती हूँ, और सॉफ्ट जॉनरा मुझे ज़्यादा पसंद। तो मुझे बताएं आपकी फैमिली में कोई और गाता है? नहीं, कोई नहीं। यू आर द ओनली वन? यस। तो अम्मा ने सपोर्ट किया, बाकी किसी ने ऐसे तो नहीं कहा क्यों गाना? ऐसा कोई नहीं कहता, बट दे ऑलवेज से कि यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज़। हाँ, वो तो सब कहते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा कोई रोकता नहीं है। ज़बरदस्त। तो मरियम आप हमें क्या सुनाएंगी? मैं आपको आज राहत फ़तेह अली ख़ान साहब की एक बहुत खूबसूरत गाना, साहिर अली बगवी कॉम्पोजिशन, मैं तेनू समझावां की। ज़रूर हम सुनेंगे आपसे। मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजू लगदा जी, मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजू कलियां बह के रोंदे नैन निमाणे, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार
तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजू लगदा जी हाय तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजू लगदा जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मरियम, तो आप किसी से सीख भी रही हैं म्यूज़िक? जी बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में म्यूज़िक सोसाइटी में ही मैं सीखती हूँ। हमारे टीचर हैं सर जाफ़र, और वहीं से। क्या प्लान्स हैं आगे? इसको प्रॉपर्ली लेके चलना है या अभी सिर्फ यूनिवर्सिटी की हद तक, या घर वाले इसको कहेंगे अच्छा नहीं मरियम प्रोफेशनली भी कर लो? ऐसे प्रोफेशन में आना इज़ अ वेरी बिग डील। मतलब आप किसी भी चीज़ को जब ऑफिशियली परसू करते हैं तो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ़ इन रिगार्ड ऑफ दैट। तो मुझे लगता है कि अभी आई शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फर्स्ट कि मैं उस बर्डन को टेकअप करने के एलिजिबिलिटी रखती हूँ कि नहीं, लेकिन आफ्टर दैट इंशाल्लाह व्हाई नॉट। तो मुझे बताएं, पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री में बड़े अच्छे म्यूजिशियंस हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो गा रहे हैं। कोई ऐसा पसंदीदा आर्टिस्ट हो, कोई ऐसा म्यूजिशियन हो जिसके साथ काम करने का शौक़ हो? मुझे लगता है कि एज़ वी आर ग्रोइंग इन अ मॉडर्न एरा, तो जब हम इंडिया इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री यू नो, बट आफ्टर दैट उनके म्यूजिशियंस कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान इज़ रिच इन म्यूज़िक। एग्जैक्टली। तो हमारा मतलब व्हाट नॉट, मतलब यू नो शुजा हैदर, साहिर अली बग्गा एंड काविश एंड मैनी बिग कंपोजर्स। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री इज़ रिच इन म्यूज़िक इफ़ वी यू नो वर्क ऑन इट। तो हमारे पास बहुत तो पसंदीदा तो कोई होगा ना, कोई एक कहना एक सिंगर के लिए तो बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन इसका म्यूज़िक आपको लगता हो कि नहीं बहुत अच्छा है, ये मैं इस तरह का म्यूज़िक या इस तरह की जो मेलोडीज़ हैं वो गाना पसंद मैं शुजा हैदर को बहुत पसंद। ही इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट, ही इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट, ज़बरदस्त। उनके कंपोज किए हुए गाने मुझे बहुत पसंद हैं। और प्लेबैक सिंगिंग का भी अब बहुत ज़्यादा कि OSTs बड़े पॉपुलर होते हैं अब ड्रामास को जब लोग देखते हैं। सो ऐसा कोई सिंगर जो OST को लेकर जिसका आपका काम आपको बहुत पसंद हो? मुझे लगता है कि नबील शौकत बहुत खूबसूरत OSTs गा रहे हैं। आयमा बेग बहुत खूबसूरत गा रही हैं। आजकल आई थिंक मॉर्निंग शो से ही वो डिस्कवर हुई थी। यशल शाहिद, हाँ। बहुत अच्छा वोकल टोन है उनका। और भी बहुत से यंग आर्टिस्ट। आपका भी वोकल बहुत अच्छा, और आपने पहला गाना सुना के अब हमारा दिल कर रहा है कि हम आपसे और फरमाइश करें, तो भी आप हमें क्या सुनाएंगे? ज़रूर। मैं आपको कहाँ हो तुम। ओह वाह, ज़रूर ज़रूर। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। तुम्हें सोचा, तुम्हें चाहा, तुम्हें सोचा, तुम्हें चाहा, कसूर इसके सिवा क्या है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है।
गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। क्या बात है, ज़बरदस्त मरियम, ज़बरदस्त। अब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बड़ी अच्छी आवाज़ दी है और आप इसको ज़रूर परसू करिए। हम तो चाहेंगे कि इस म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर आप जैसी आवाज़, बहुत सारी टैलेंटेड लोग ऑलरेडी काम करें। इन द एंड हमें ये बताएं कि डिजिटल के ऊपर एक्टिव हैं, वहाँ पे कुछ अपलोड करती हैं अपने म्यूज़िक को? मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया सबके कहने पे कि यू शुड पोस्ट, यू शुड। तो आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड। इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स वगैरह कर रहे हो? क्या इंस्टाग्राम हैंडल है आपका? इट्स सिंग विद मरियम। सिंग विद मरियम, ज़बरदस्त। चलें जी, आप मरियम को फॉलो भी करें, सपोर्ट भी करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यंग आर्टिस्ट को मोटिवेट करें कि वो अच्छा म्यूज़िक करें। एंड थैंक यू वेरी मच मरियम फॉर जॉइनिंग अस। मरियम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थी। हमने एक सिंगर से, एक अपकमिंग टैलेंट से आपकी मुलाकात करवाई है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आए हैं प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा। आपको पता है क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। वर्ल्ड कप जारी है, 2 के क्रिकेट फैंस बहुत डिसअपॉइंटेड है और पाकिस्तान के लिए टॉप 8 पे पहुंचना बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट नामुमकिन ही समझे किसी तरह। पाकिस्तान को जी टॉप 8 में पहुंचने के लिए बकिया के जो 2 मैचेस हैं वो जीतना होंगे, अमेरिका को दोनों मैच हारना होंगे। वही अगर मगर वाली बात है, फलाना जीता हमारे, फलाने हारे हम जीते, यही होगा अगर मगर, अगर वरना कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि हम यूएसए से भी मैच हारे हैं और हम इंडिया से भी मैच हारे हैं। हम 2 मैचेस हार चुके हैं, अपने दोनों मैचेस ही। कल जी साउथ अफ्रीका जीता है। कल साउथ अफ्रीका और आयरलैंड का मैच था, उस हवाले से भी हमने सोचा कि बात करेंगे, लेकिन आगाज़ में हम फिर वही बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। इस सारी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट शमशेर नियाजी मौजूद है। शमशेर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुने? बिल्कुल ठीक ठाक। शमशेर, आपका गम कुछ कम हुआ है उस हार का? नहीं, गुस्सा तो अभी भी बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, क्योंकि ये जो हारे हैं पाकिस्तान, ये मतलब कि हाथों वाली चीज़ आपने जो ना अगली टीम को प्लेट में रख के, खुद प्लेट में थी, अच्छा, अपने लिए खाने के लिए थी, लेकिन आपने अगलों को खिला दी। बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस, मैं तो कहूँगा पैथेटिक, बिल्कुल गंदी बैटिंग। बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा था पाकिस्तान का, और इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग डिपार्टमेंट थ्रू आउट कदरे बेहतर आपको नज़र आया। जो आपने प्री वर्ल्ड कप मैचेस खेले इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ, उनके निस्बत काफ़ी अच्छा था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही ये बैटिंग का मसला क्या है। आपको मैं बताता हूँ, लोग सोशल मीडिया पे आके बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की बैटिंग गंदी है, बैटिंग गंदी है, पाकिस्तान का बाबर आजम गंदा है, पाकिस्तान का ये गंदा है, वो गंदा है। कोई इस चीज़ पे बात नहीं कर रहा कि 90% जो पाकिस्तान टीम के बैक एंड पे जो लोग काम कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। जब आप प्रोफेशनली क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, उसके अंदर सिर्फ गेंद से खेलना, बल्ला घुमाना, ये मैटर नहीं करता। आपका एटीट्यूड, आप बात किस तरह करते हैं, आप सोचते किस तरह हैं, आपका फोकस किस किस्म का है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। यूएसए से मैच हारने के बाद आपकी पूरी टीम न्यूयॉर्क में शॉपिंग कर रही है, खाने खा रही है, बर्गर खा रही है, पिज़्ज़ा खा रही है, आपका फोकस ही आउट है। जब आप वर्ल्ड कप में फोकस ही नहीं है, तो आप इंडिया से मीट एंड ग्रीट कर रहे हैं, मीट एंड, बिल्कुल सेल्फी लेने के लिए आप $25 दें तो आप यकीन करें कि मैच से घंटा पहले शाहीन शाह अफरीदी इंडियन फैंस के अंदर बैठ के तस्वीरें खिंचा रहा है, बातें कर रहा है। भाई, आपका फोकस होना चाहिए क्रिकेट पे। धोनी जब कप्तान थे, 2007 का वर्ल्ड कप था, उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, अगर कोई पुरानी वीडियो उठा के देखें, वो बॉडी लैंग्वेज इतनी खौफनाक थी धोनी की कि आप उसको देख के डर गए थे। हालांकि वो भी ग्राउंड में मैचेस नहीं हुए थे, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के डर गए थे कि यार ये तो आज हमें खा जाएंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है खेलने वाली। आपका बोर्ड इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। बाबर आजम पे तनकीद बिल्कुल बनती है, भाई उसके ऊपर आपने कप्तानी का बोझ डाल दिया, आप उसको कप्तानी से हटाएं। आपने जब पीएसएल की परफॉर्मेंस देख के शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी दी थी, तो आप उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में भी टेस्ट करें ना। दूसरी बड़ी बात, आप जो साथ ये न्यू कमर्स लेके जा रहे हैं, उस्मान खान हो गया, इब्रार हो गया, ये जितने भी न्यू कमर्स आप साथ लेके जा रहे हैं, इनको क्या सैर कराने के लिए लेके गए अमेरिका में? ये अपनी फैमिली को साथ लेके जा रहे हैं, फ्री टिकट, फ्री वाउचर इनको मिले और ये सैर कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। इनको खिलाएं, इनको वर्ल्ड कप का एक्सपोजर दें। इनको आप जब तक खिलाएंगे नहीं, इनको आप एक्सपोजर कैसे आएगा? एक्सपोजर कैसे आएगा? अच्छा शमशेर, आपने भी बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की बात की। 2 के टीम के अंदर हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं कि जी कुछ धड़ाबंदी है, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, और शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम इनके क्लैश के हवाले से कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ खबरों में आता रहता है।
अब टीम के अंदर जो इस तरह की मामलात हैं, ये भी ओवरऑल टीम का माहौल, जैसे आपने कहा कि सिर्फ गेम खेलना नहीं होता, ओवरऑल एक माहौल मैटर करता है। अगर वो डिस्टर्ब होगा तो टीम की परफॉर्मेंस भी डिस्टर्ब होगी। देखिए ये जो आपने बात की है ना, इसमें कसूर किसका है? बोर्ड का, मैनेजमेंट का। इनको कौन बताएगा कि आपने लड़ना नहीं, आपने पार्टीबाजी नहीं करनी, आपने पर्चीबाजी नहीं करनी? मैनेजमेंट बताएगी ना, जो पीछे बैठी हुई है। वो चुप करके बैठी हुई, उनको 3-3, 4-4 लाख तनख्वाहें मिल रही हैं, बल्कि शायद ये तनख्वाही मैं थोड़ी कम बोल रहा हूँ, बहुत कम बोल दिया, और शाम को चाय बिस्किट खा के वो घर चले जाते हैं। ये उनका काम है, उनकी जॉब है ये। भाई आप अगर अब खबरें ये आ रही है कि इमाद वसीम इतना गंदा खेला उस मैच में कि वो जानबूझ के गंदा खेला कि बाबर आजम की कप्तानी पे सवाल उठे। भाई ये आपने उसको बाहर निकाल दे टीम से। अगर उसका ये एटीट्यूड है उसको बाहर निकाल दे टीम से। मैं तो कहता हूँ अगर बाबर आजम की भी ये पार्टीबाजी है उसको भी बाहर बिठाएं। एक दफ़ा इनको बाहर बिठाएंगे तो इनको पता लगेगा ना कि बेंच में बैठने का क्या आपका होता है। कि आप इतने करोड़ों की आवाम में से आप 15-16 लोग हैं जिनको आप इतने बड़े एक इंटरनेशनल लेवल पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो इतनी जो कह लें गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मुझे आप एक बात बताएं, 20 ओवर 120 रन वर्ल्ड क्लास टीम के खिलाफ आप नहीं कर पाए। 120 रन मुझे बल्ला पकड़ा तो मैं कर देता, मैं इतना कॉन्फिडेंट था। मैं बार वी वर सो कॉन्फिडेंट जब वो मैच हमने पहली इनिंग्स खेली जिससे हमने बॉलिंग कराई है, हमें लग रहा था कि मैच हमारा है। अब मुझे एक बात बताएं, विराट कोहली को क्यों इतनी प्रेजेंट मिलती है? विराट कोहली को इसलिए इतनी प्रेजेंट मिलती है, वो इतना फिट है, वो अपने ऊपर इतना काम करता है कि वो प्रेशर इतना बर्दाश्त कर सकता है। मुझे पता है आप जब ग्राउंड में उतरते हैं, बाहर टीवी बैठ के बात करने वाले उनको कोई प्रेशर नहीं है। जब आप ग्राउंड में उतरते हैं, आसपास लोग होते हैं, आपको प्रेशर आता है, नो डाउट, ये बातें हैं। लेकिन आप फिट होने चाहिए दिमागी तौर पे, बॉडी वाइज, कि आप उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें। आप जब फिट ही नहीं है, आपने खानी निहारी है और पाए खाने हैं और आपने एंजॉयमेंट करनी है, आप वर्ल्ड कप एंजॉय करने गए हैं। शमशेर को उनके खाने पीने का बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ कि ये फोकस्ड क्यों नहीं है, मैं खाने क्यों खाए हैं। मैं बताऊं आपको, एक कप्तान होता है ना, कप्तान आपने क्यों बनाया टीम का? लीडर, टीम को लेके चलेगा। आपका कप्तान सेल्फियां खिंचवा रहा है, आपका कप्तान फैमिली एंड मीट एंड ग्रीट कर रहा है। अब मैं आपको अभी गेम की तरफ नहीं आया कि इन्होंने स्कोर कितना किया, इन्होंने बॉलिंग की, मैं भी वहां आया नहीं। मैं जरा इसके इर्द गिर्द फिर रहा हूँ कि इनका फोकस ही नहीं है वर्ल्ड कप खेलने। अच्छा, लास्ट वर्ल्ड कप में भी आपने रिपोर्ट किया था और आपने इनकी फिटनेस प्लेयर्स के हवाले से एक रिपोर्ट भी की थी कि भाई ये फिटनेस लेवल जो है, एक टेस्ट था, यो टेस्ट होता है जिसमें पूरी टीम या इंटरनेशनल प्लेयर्स करते हैं। विराट कोहली के अलावा वो टेस्ट पाकिस्तानी प्लेयर में से कोई भी उस पर पूरा नहीं उतरा था अनफॉर्चुनेटली। रिजवान ने वो टेस्ट कंप्लीट किया था। रिजवान इज फिट इनफ, लेकिन बाकी किसी ने ये टेस्ट क्लियर नहीं किया था। ये एंडोरेंस टेस्ट होता है, एजिलिटी टेस्ट होता है। इसमें आपको ना सेगमेंटाइज किया होता है आपकी एक्सरसाइज को। आप मतलब कि 1 मिनट में इतना करेंगे, 2 मिनट में आपको ना टारगेट्स दिए जाते हैं। आपने वो टारगेट ही मीट नहीं किए। आपने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के अंडर खड़े होकर आपने ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग नजर नहीं आ रही। मिसबा ने जब ट्रेनिंग की थी और लॉर्ड्स में जाके टेस्ट मैच जीता था, वो नजर आई थी, वो मजा भी आया था आपको। वो ट्रेनिंग हुई थी, मजा भी आया था। वही ट्रेंड अब तक चल रहा है कि इनको मिलिट्री अकेडमी में भेजते हैं कि ट्रेनिंग होगी, फिटनेस होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल फिटनेस यूज नहीं की। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी 1 महीने के लिए हमारी टीम को कुछ नहीं करना। मोहसिन साहब से कहें कि वो 1 महीने से पहले पाकिस्तान आ रहे हैं। कह रहे हैं सर्जरी करेंगे। सर्जरी करेंगे, क्या करेंगे, मुझे इस चीज की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि जी महीने के लिए हमारी टीम को छेड़े ही नहीं। वो तो टीम महीने से पहले पाकिस्तान आ रही है, अब छेड़ लें उनको। आपने टीम को आप एक तैयार करके भेजना होता है, आपने बॉलर डिसाइड करना। आपका मिडिल ऑर्डर किसके पास एक्सपीरियंस नहीं है? शादाब खान के पास एक्सपीरियंस नहीं है, इमाद वसीम का पास एक्सपीरियंस नहीं है, चाचू जी के पास एक्सपीरियंस नहीं है। भले इनके चल नहीं रहे। कल रात को साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश का मैच उठा के देख लें, बांग्लादेश नो डाउट हारी है, लेकिन उनका बल्ला नहीं रुका। वही पिच थी, वही बॉल थी, वही बैट थे, बंदे चेंज थे, ठीक है। उन्होंने बल्ला घुमाना नहीं छोड़ा, इसीलिए उन्होंने टारगेट क्लोज किया था। काफी बेशक वो हार गए हैं, वो न्यूयॉर्क की पिच बहुत अनइवन बाउंस दे रही है, बिल्कुल ठीक बात है, बट ट्राई किया उन्होंने। कल मतलब लिटरली वो एक जो इंटेंट होती है ना आपकी कि आपने जीतना है, आप कोशिश कर रहे होते हैं एंड तक। हम अनफॉर्चुनेटली हमने जो अपने आखिरी जो हमारी सेकेंड इनिंग्स थी जो इंडिया के खिलाफ थी, उसमें जिस तरह से हम देख रहे थे कि हर किसी को बस शॉट मार के ये प्रूव करना है कि वो बहुत नहीं, शॉट ही नहीं मारे थे ना, मतलब नहीं कुछ भी खेलना है। हाँ। बस ये प्रूफ करना है कि हम कोई रन्स बना हम इतना स्लो उसको लेके चल रहे हैं। हमने एग्रेसिव तो अपने आपने ना कैप्टनसी में हमने एग्रेसिव होना देखा ना प्लेयर्स के ग्राउंड में उतरते हैं। पिछला वर्ल्ड कप ओडीआई का गुजरा है, ग्राउंड में उतरे हैं डरी हुई शक्लें, कल ग्राउंड में उतरे हैं डरी हुई शक्लें। भाई आपका एग्रेशन किधर है? आपको तो इंडिया के खिलाफ शेर की नजर से बॉल बैट को देखना चाहिए कि आपने खा जाना इनको। और हम वही कह रहे थे कि ये वही टीम है। मैंने थोड़ी जल्दबाजी में स्टेटस भी लगा दिया कि ये वही टीम है कि जिसने यूएसए के खिलाफ खेला है पहली इनिंग्स के बाद। जब दूसरी इनिंग्स आई तो मुझे लगा हाँ ये वही टीम है जिसने यूएसए वो मोहम्मद हफीज साहब निजी टीवी पे बैठ के ना वो कमेंट कर रहे थे कि ये एक वाहिद मौका था पाकिस्तान के पास यूएसए को कहीं पे किसी डिपार्टमेंट में हरा सकते थे।
मतलब आप इस बात को ज़रा सोचें ना, ये एक वायद एक ऐसी चीज़ थी क्रिकेट जिसमें आप यूएसए को हरा सकते थे, वो भी आपने मौका गवा दिया। आप वर्ल्ड कप से बाहर हैं, आप आयरलैंड को हरा लेंगे, अब बात पता कहाँ आ जाएगी, वो हार गया तो ये हो गया, इसका नॉन रेड। हमेशा हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्यों होती है, आप स्ट्रेट अवे क्यों नहीं जीतते? ये इस टीम को ना, बस हमें इकोनॉमी बचानी थी ना अपनी। वो कहते हैं मीम्स में आ रहा है कि हमारे पास दो ही ऑप्शंस थे, हम इकोनॉमी बचा लेते हैं अपनी इज्जत। अगर मेरी कहीं पर भी अगर आवाज़ किसी को पहुंच रही, मैं ये चाहता हूं कि इस पाकिस्तान टीम को ये एयरपोर्ट पे अंडरपास के थ्रू घर ना पहुंचाएं, इनको लोगों के सामने पेश करें, लोग इनको टमाटर मारें, इनको गालियां दें, नहीं करें, इनको पता लगे। एक्चुअली अब मैं इस चीज को बिल्कुल उस तरह एंडोर्स नहीं, बट दो कि वी आर वेरी क्रिकेट लविंग नेशन, हम इसी टीम को बहुत सपोर्ट भी करते हैं, बट वी एक्सपेक्ट समथिंग गुड, इन रिटर्न हमें कुछ अच्छा। मैं ये कहता हूँ हार जाए, कोई मसला नहीं है। मैं कहता हूँ आयरलैंड से हार जाए, लड़के हारे ना, आप फाइट तो दें, आप अगले को गुस्से की नजर से देखें सही। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जी हमें पता था टीम के अंदर क्या हो रहा है, क्या मसाइल हैं, लेकिन हमने ये मेरा कमेंट है कि फिर भी उन्होंने उस टीम को ऐसे ही रहने दिया और उन्होंने कहा 1 महीने तक ना छेड़ें। जब आपको पता था कि टीम के अंदर ये मसाइल हैं तो उनको पहले एड्रेस क्यों नहीं किया गया? ये फॉल्ट है ना इनका, इसी फॉल्ट की तो हम मुझ पर बात कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि टीम में मसले, और मसले क्या है, आपके पास कौन सा ऐसा प्लेयर जो एक्सपीरियंस नहीं है? आपकी जो वर्ल्ड कप प्लेइंग 11 टीम है उसमें कौन सा एक प्लेयर है मुझे आप बता दें जो एक्सपीरियंस नहीं है? रिजवान, बाबर, शादाब, इमाद, आजम खान। आप यूएसए से जब मैच खेल रहे थे ना, आप 10 बंदों के साथ खेल रहे थे, 11वां बंदा आपका जाया था, आपने ना उससे विकेट कीपिंग करवाई, वो कर भी नहीं सकता था, जो जिस किस्म का अनइवन बाउंस था न्यूयॉर्क की पिच पे आपको नजर आ रहा था। आपने फील्डिंग कराई और उसको खड़ा किया वो मिड ऑन पे, जहां पे सबसे तेज गेंद आता है। मतलब आपका दिमाग किधर है? मतलब कप्तान, तो कैप्टनसी पे भी सवाल आता है। एग्जैक्टली आखिरी बॉल पे ये जडेजा ने भी पिछले वर्ल्ड कप में आपके ओवर द फील्डर स्ट्रेट पे बॉल उठा के चौका मारा, और इस बार भी आपने बाउंड्री फील्डर ही नहीं खड़ा किया। जब 3 बॉलों पे 12 रन चाहिए तो आपके फील्डर जमघटा बना के सर्कल के अंदर क्यों खड़े हैं? आपके फील्डर बाउंड्रीज पे क्यों नहीं खड़े? ये फील्डिंग किसने सेट करानी है? कैप्टन ने, क्योंकि वो ये बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता बाबर आजम, उससे बोझ ले लें। हाँ, क्योंकि वो आप उसकी अपनी परफॉर्मेंस पे भी असर डल रहा है ना, कि टॉप दुनिया का नंबर 1 बैटर हो और उसके ऊपर इतना प्रेशर हो, वो अपनी परफॉर्म भी नहीं करा, कैप्टन भी एज अ कैप्टन उसको चैलेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, हमेशा हमने सुना है पाकिस्तानी टीम के वाले से जी कि ड्रेसिंग रूम का माहौल नहीं अच्छा, ड्रेसिंग रूम में एक वाइब नहीं है, एनर्जीज नहीं है, ये हमेशा से मसला रहा है। ये ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या होता क्या है शमशेर ओवरऑल? बेसिकली ड्रेसिंग रूम का माहौल जो आजकल जो बना हुआ ना, वो बड़ा कमांडिंग है। बाबर आजम जो है वो ये कहता है, मैं आपको ये बड़ी अंदर की बात बता रहा हूँ, ये अमूमन लोग नहीं बोलते अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे और ये टीवी पे आके नहीं बात करते, लेकिन चूंकि गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको ये बात कर देता हूँ। बाबर आजम एक ऐसा इंसान है जिसकी हाँ या ना से ड्रेसिंग रूम में एक से दूसरी चीज़ हिलती है। वो हाँ करेगा तो चीज़ हिलेगी, ना करेगा तो नहीं हिलेगी। वो इतना कमांडिंग है। इसको कमांड किसने दी है? हम लोगों ने दी है, आपने, मैंने दी है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन्होंने दी है। आपने उसको सुपरस्टार बना दिया। सुपरस्टार वो होता है जो हमें फंसे हुए मैचेस निकलवा के दे। कल बाबर आजम हमें बुमराह को 3 चौके मार के दिखाता, उसको शो करवाता कि तुम इतने वर्ल्ड क्लास बॉलर हो, मैं भी तो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हूँ। आपने उसको शो ही नहीं कराया। आपका ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना ख़राब है, पर्चीबाजी चल रही है, पार्टियाँ चल रही हैं। इमाद वसीम के बारे में खबरें आ रही हैं कि इमाद वसीम ने जान के गंदी बैटिंग की है कि बाबर आजम की कप्तानी पे बात है। यार आप मुल्क कौम का नहीं सोच रहे, जो लोग इतना लोग आसपास बैठ रहे उनका नहीं सोच रहे। आप सिर्फ एक बंदे से कंसर्न है कि मैं उसकी कप्तानी पे सवाल उठाऊं और मैं गंदा खेलूं। अगर ये बात सच है तो अभी मुझे इस बारे में पूरी रिसोर्सेज जो मेरे रिसोर्सेज ने जो मुझे बताया है वो ये है कि ये बात सच है भी और नहीं भी। लेकिन अगर ये बात सच है ना तो मेरे ख्याल से इस टीम को सैक करना चाहिए 1 साल के लिए। इनको बैन लगाएं, इनको पता लगे। और जो मेरे ख्याल से सोसाइटी में जो हमारे मोतबर लोग हैं ना, वो हाई कोर्ट जाएं, वो जाके पटिशन दर्ज करें कि ये टीम बैन होनी चाहिए, इनको सजाएं दें। ये जो आपको पता है बाबर आजम कैटेगरी A का प्लेयर है और उसकी पीसीबी से तनख्वाह कितनी है? इट्स 4.5 मिलियन। 45 लाख रुपए लेके आप ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप इमेजिन करें। और उसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट वो अलग है, ये सारे मामले। तो क्या हमने यही तो एक्सपीरियंस किया है कि हमारे प्लेयर्स जब खेल गए भी हैं अभी न्यूयॉर्क के अंदर भी, उससे पहले डैलस भी गए हैं, मीट एंड ग्रीट्स और ये सारी चीज़ें। कुछ सोशल मीडिया पे बैशिंग हुई तो वो एक डैलस में इनका मीट एंड ग्रीट था, वो कैंसिल हो गया, जिसको पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन 2 वहाँ पे आउटिंग्स और ये सारी चीज़ें, ये और इतने मैनेजमेंट के लोग साथ गए हैं, फैमिली जा रही हैं। मुझे एक बात बताएं, आप वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, आप क्या करने गए? वर्ल्ड कप खेलने गए हैं।
आप मीट एंड ग्रीट करने गए हैं, आप खाने खाने गए हैं, आप वर्ल्ड कप खेलने गए हैं। आपकी मैनेजमेंट को चाहिए कि उनका फोकस वर्ल्ड कप पे रखें ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। आपको पता है इनके फोन ले लिए जाते हैं, इनका सोशल मीडिया ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन सब सोशल मीडिया पे एक्टिव थे। एवरीवन वाज एक्टिव। मतलब कि आपने उनको बताया ही नहीं है कि वर्ल्ड कप खेलना कैसे। आप और मैं इस बात से भी मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है एज अ क्रिकेट फैन कि हर चीज पीसीबी के डिजिटल के ऊपर आपको मिल रही है। मतलब ड्रेसिंग रूम से लेके उनकी मूवमेंट तक एवरीथिंग इज ऑन डिजिटल। अब वो डिजिटल पे जब आप हर चीज उसको कर देंगे आवाम की पहुंच में, तो आवाम तो रिएक्ट करेगी कि उसको पता होगा कि जी क्रिकेट के अलावा टीम सारा कुछ कर रही है, सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रही। देखें वसीम वकार, शुएब अख्तर, इंजमामुल हक वाला दौर चला गया। वो लोग एक डिफरेंट ब्रीड थी, ये एक डिफरेंट ब्रीड है। ये मॉडर्न क्रिकेट से 10 साल पीछे है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये आजकल की जो क्रिकेट हो रही है ना दुनिया में, वो इतनी कमर्शियल और इतनी तेज हो चुकी है कि उससे पाकिस्तान 10 साल पीछे है। अब आप इमेजिन करें, आप 10 साल मॉडर्न क्रिकेट से पीछे होने का क्या मतलब है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये छोटी टीमें होती है ना वर्ल्ड कप में, ओमान, स्कॉटलैंड, नामीबिया, यूएसए, आयरलैंड, ये वो टीमें होती हैं जो ऑल इन करके खेलती हैं। ये इनका होता है कि यार वी हैव नथिंग टू लूज, हमने ऑल इन करके खेलना है। वो इतनी तेज हो जाती हैं उस टाइम पे, वो कहती हैं हमने जान मार देनी, हमारा तो नुकसान कोई नहीं है ना, हमने तो वर्ल्ड कप, उनको पता होता है हमने वर्ल्ड कप नहीं जीतना, लेकिन वो ऑल इन कर देती हैं। आप इन टीमों से बचें। आपने अफगानिस्तान को देखा है, पिछले 5-6 सालों में उनकी प्रोग्रेस देखी है आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका मैच देखा है, उन्होंने न्यूजीलैंड को हिलने नहीं दिया। न्यूजीलैंड में कौन सा वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है। तो ये चीजें आपको रिवाइव करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। अनफॉर्चुनेटली, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट भी करूँ, इन द एंड में जरूर ये कमेंट लूंगी कि जब हम एक इंडिया पाकिस्तान का वो मैच होता है जिस पे सबकी नज़रें होती हैं, और इंटरनेशनली भी और वैसे भी एक टाकरे को लेके एक बहुत हाइप बनती है, टिकट्स बिकती हैं, और जिस तरह से हमने न्यूयॉर्क के अंदर देखा है, अगर इसी तरह वन साइडेड मैच होते रहे, पाकिस्तान इसी तरह से परफॉर्म करता रहा, तो फिर तो इस मैच का जो इस टाकरे का जो चार्म होता है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। बिल्कुल खत्म हो रहा है। आप पिछला वर्ल्ड कप का मैच भी हारे हैं, अभी आप क्या नाम है एशिया कप हुआ था उसमें मैचेस हारे हैं आप, अभी आप वर्ल्ड कप में ये मैच हार गए। आप पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में आप पता नहीं कौन सा गोल खिलाएंगे, मुझे समझ पता नहीं वो होती भी है पाकिस्तान में नहीं होती, उस पर भी एक सवाल है। देखिए अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के खिलाफ आपके मैचेस उस तरीके से नहीं होते जिससे आज से 20 साल 25 साल पहले होते थे। और ये चीजें ऐसे टाइम के साथ साथ खत्म होती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच शमशेर, बहुत शुक्रिया आपने मैं ज्वाइन किया। शमशेर नियाजी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी कल। फीडबैक सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।